नमस्ते, मैं हूं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरान और इजरायल और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध जारी है। दोनों देश युद्ध को कब तक जारी रखेंगे, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोनों देशों को मतलब ईरान ने जो अमेरिका में के एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उन पे हमले किए हैं, उससे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इजरायल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा और ईरान को भी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यानी एक जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स का जो उथल-पुथल है, वो काफ़ी भयानक स्थिति में है, जारी है। हमारे साथ वाशिंगटन से ज्वाइन किया है डॉक्टर आदित्यन जी ने, जो कि भारतीय डायस्पोरा के जाने-माने चेहरा हैं। सेंटर मतलब काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के सर प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका इस युद्ध को किस तरह से देख रहा है, अमेरिका के इंडियंस जो है, इंडियन डायस्पोरा जो है, वो इस युद्ध को कैसे देख रहा है, उन सब तमाम चीज़ों पे जानने के लिए सर का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है समय देने के लिए। सर, सबसे पहले जो सवाल यही हमारा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को शुरू किया, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, भले ही ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, फिर भी वो मिडल ईस्ट में अमेरिका के बेसेस जो हैं उसको निशाना बना रहा है। इजराइल पे जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो अभी भी गिर रहे हैं। अमेरिका में कैसी प्रतिक्रिया है? इस युद्ध को किस तरह से देखा जा रहा है अमेरिका में? देखिए, सर्वप्रथम हमें यह बात सोचनी है कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध नहीं है। जी। अब ये एक क्षेत्रीय युद्ध बन चुका है। बिल्कुल। ये दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध नहीं है। इसमें आरंभ से ही इजराइल, अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये द्विपक्षीय युद्ध नहीं है। इसमें आरंभ से ही तीन राष्ट्र सम्मिलित थे। इजराइल, अमेरिका ने इस्लामिक गणराज्य पर हमला किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां पे उनकी बातचीत चल रही थी, कूटनीति की बातचीत चल रही थी, जो ओमान के द्वारा की जा रही थी। उस बातचीत में कुछ समझौते हो रहे थे और जो बातें अमेरिका कह रहा था कि ये करना है, उस पे काफी कुछ उन्हें सहमति भी मिल गई थी। तो अचानक से युद्ध को आरंभ करना कुछ और दर्शाता है। और इस समय इस युद्ध में सिर्फ तीन राष्ट्र नहीं है। जहां पे लेबनान है, उस पे भी इजराइल का हमला हो रहा है। जी, जी, जी। और उसके बदले में ईरान ने खाड़ी के कई देशों पे हमला किया है। और ईरान का ये कहना है कि जिस जिस देश में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, वो अमेरिका के सैन्य व्यवस्था का एक हिस्सा है और ईरान के ऊपर आक्रमण करने का भागीदार है। उनका तर्क ये है कि अगर आप ईरान से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप अमेरिका को ये सैनिक अड्डे ना दें। अगर आप उनको वो सैनिक अड्डे देते हैं तो और वहां से अमेरिका हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो आप भी भागीदार हैं इसमें। बिल्कुल। तो ये एक द्विपक्षीय युद्ध नहीं है, एक महाशक्ति और एक क्षेत्रीय शक्ति में। अब ये एक क्षेत्रीय युद्ध बन गया है। ये विश्व युद्ध नहीं है, क्षेत्रीय युद्ध है। जहां तक अमेरिका की जनता की प्रतिक्रिया है, तो अमेरिका की जो जनता है बहुत विभाजित है इसमें। जहां तक आम जनता की राय है, उसमें 30 से 35% जनता इस युद्ध का समर्थन करती है, बाकी लोग नहीं करते। और वो आप राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे दो बड़ी पार्टियां हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जहां से राष्ट्रपति है और संसद में दोनों सदनों में जिनका बहुमत है, वो रिपब्लिकन पार्टी है। जी। उनकी सरकार है तो वो तो सरकार का समर्थन करेंगे। किंतु जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल, उसका समर्थन नहीं कर रहा। और जहां तक
आप बुद्धिजीवी वर्ग को देखें, उसमें इस युद्ध का समर्थन नहीं है, क्योंकि कोई तर्क नहीं है कि इस युद्ध का कारण क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी की प्रशासन को गुमराह किया गया। कैसे गुमराह किया गया ये युद्ध आरंभ करने के लिए? उसके लिए एक या दो व्यक्ति को दोषारोपण किया जा रहा है। उनमें एक हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बिल्कुल। दूसरे राजनैतिक रूप से अमेरिका के अंदर के कुछ लोग हैं, एक हैं सेनेटर लिंडसे ग्राहम, और एक जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जैसे अमेरिका के युद्ध मंत्री। आजकल उनका नाम युद्ध मंत्री है, रक्षा मंत्री नहीं है। यस। तो इसमें कुछ गिने चुने लोगों की जो है नाम लिया जा रहा है, और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? कच्चा तेल जी, होर्मुज के डमरू मध्य से आता है 20%। अगर वो 20% रुक जाता है तो उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। हम देख रहे हैं सर, भारत से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरे साउथ एशिया, फिर अलग अलग देशों में हर जगह दिख रहा है सर। देखिए, अमेरिका एक तेल के मामले में अपने ऊपर निर्भर है, वो तेल का निर्यात करते हैं जी। किंतु जब आर्थिक व्यवस्था विश्व व्यवस्था से जुड़ी होती है तो कहीं पे भी कोई युद्ध हो, कोई आतंकवाद हो, उसका प्रभाव सारे उस पे पड़ता है। बिल्कुल सर। और ये बहुदेशीय जो कंपनियां हैं वो तेल का निर्यात आयात करती हैं, तो कहीं भी युद्ध हुआ दूसरे दिन अमेरिका में पेट्रोल पंप पे तेल के दाम ऊपर हो जाते हैं। तो इस समय ऐसी अवस्था है कि 30% तेल के दाम ऊपर हो गए। अगर तेल के दाम ऊपर होते हैं तो हर एक चीज पे असर पड़ता है, चाहे वो आपका एयरलाइन का टिकट हो, चाहे वो आपकी ग्रोसरीज हो, रोजमर्रा की चीजें हो, खाने पीने की, आपकी सब्जियां हो, फल हो, क्योंकि वो ट्रकों से दूर दूर तक ले जाई जाती हैं। बिल्कुल सर। इसका आम जनता पर असर पड़ रहा है, और कुछ लोग यह प्रश्न भी कर रहे हैं कि इस युद्ध की आवश्यकता का क्या थी इस समय। मैं सर इसी सवाल को आगे ले जाऊंगा, युद्ध की आवश्यकता क्या थी। इस पे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका आपने जिक्र किया है कि इस युद्ध को भड़काने में उनका एक योगदान है, और जाहिर सी बात है रिपोर्ट्स हैं 24 या 25 दिसंबर को नेतन्याहू ने मुलाकात भी की थी ट्रंप से, और उसी के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए थे और एक माहौल बन गया था कि युद्ध होगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो ये अमेरिका की हार होगी, और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर सत्ता परिवर्तन अगला जो ढांचा बनेगा सरकार का वो क्या होगा, उसकी भी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान में की स्थिति जो है लीबिया या सीरिया जैसी बन सकती है, और अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो अमेरिका की हार इसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसे शख्सियत है, ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे नेता है जो हार तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो फिर इन दोनों सिनेरियो को आप किस तरह से जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित ना हों और इस स्थिति का विश्लेषण करें जी। तो यह पता लगेगा कि ये जो इस्लामी गणराज्य है उसकी जो जड़ें हैं वो काफी नीचे गहरी हैं, और जैसे उन्होंने व्यवस्था बनाई है उसका तख्ता पलटना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, 92 मिलियन की उनकी आबादी है, छोटा राष्ट्र नहीं है। उसमें 31 राज्य हैं, और ये जो इस्लामिक व्यवस्था है
ये इन्होंने ऐसे सोच समझ के बनाई है कि अगर जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, ये जो महानायक हैं, उनकी हत्या हो गई, किंतु व्यवस्था चलती रही। ये क्या दर्शाता है आपको कि वो इसका जो तैयारी थी, इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उनको पता था कि अमेरिका कभी ना कभी युद्ध करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उस शासन तंत्र को लोक सम्मति या बहुमत नहीं है, फिर भी आतंक से, भय से, दंड से वो अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। अमेरिका के हिसाब से अगर एक वैकल्पिक व्यवस्था आएगी तो उनके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम है। उनके इस संदर्भ में रजा पहलवी जूनियर का नाम लिया जा रहा है, जो 1979 से अमेरिका में रह रहे हैं, जब से ईरान के शाह का तख्ता पलट हुआ था। और उन्होंने कुछ अपने वक्तव्य, वीडियो संदेश जारी किए हुए हैं कि मैं तैयार हूं ईरान जाने के लिए और ईरान की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए, और 3 साल बाद चुनाव कराने के लिए। उन्हें जो समर्थन है वो प्रवासी ईरानी लोगों का है, लेकिन जो ईरान की जनता है, चाहे वो लोकतंत्र में विश्वास करती हो, वो उनको समर्थन देंगे, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। बिल्कुल। ईरान की जनता को यह स्मरण है कि शाह के काल में जो सावाक जो थी गुप्तचर संस्था, उसने कितने लोगों की हत्या की थी, कितना आतंक फैलाया हुआ था। और आपके दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि ये जो इस्लामिक व्यवस्था है, ये कैसे आई। शाह के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और शाह को भागना पड़ा था। बिल्कुल। उसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था आई थी जिसमें लोकतांत्रिक शक्तियां थी, और उसमें जो राष्ट्रपति चुने गए थे उनका नाम था बनी सद्र, अबुल हसन बनी सद्र। उनको जन समर्थन प्राप्त था, किंतु वो जो लोकतांत्रिक शक्तियां थी उनके साथ कम्युनिस्ट भी इन्वॉल्व थे, और वो अमेरिका को पसंद नहीं था। तो खोमेनी को पेरिस से बुलाया गया था, और उसमें जिन लोगों को योगदान था, चाहे लोग ये स्वीकार करें या ना करें, कुछ पश्चिमी गुप्तचर संस्थाओं का भी उसमें हाथ था, क्योंकि उनकी धारणा ये थी कि हम ईरान को साम्यवादी तत्वों, साम्यवादी शक्तियों के हाथ में नहीं आने देंगे। उन्हें यह भय था कि ईरान शाह के भागने के पश्चात सोवियत संघ के अधीन हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा घटनाक्रम रचा गया कि आप पेरिस से, जहां पे अयातुल्ला खोमेनी बैठा हुआ था, जिसको निकाल दिया गया था ईरान से, उसको वापस बुलाया गया, उसका सत्कार किया गया, स्वागत किया गया, उसको सत्या थाली में परोस कर दी गई थी। बिल्कुल। और जहां तक इतिहास का अध्ययन करें तो एक बार इस्लामिक तत्व सत्ता ग्रहण कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। वो छोड़ते तभी हैं जब काफी खून खराबा युद्ध और उनको जड़ से ना निकाल दिया जाए। बिल्कुल सर। और ईरान जैसे राष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के लिए सिर्फ आप वायुसेना का हाथ नहीं ले सकते, या तो अपनी थल सेना को भेजने के लिए तैयार रहें। और अमेरिका में इस समय ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी मनोभावना नहीं है, वो ईरान के लिए अपने सैनिकों की बलि चढ़ा दे। बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। तो आप ये करते रहिए। आपने 1 साल पहले भी कुछ हमले किए थे, कुछ इमारतें टूट गई, ढह गई, कुछ उनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम थे, परमाणु संस्थान थे, उन पे बॉम्ब डाला था, उन्होंने सब कुछ रिपेयर कर लिया। अब ईरान ऐसा राष्ट्र है जिसमें 2/3 हिस्सा पहाड़ी है,
अब उन्होंने अंदर सुरंगें बना के अपने नीचे सेफ हाउसेस बनाए हुए हैं, सुरंगें की हुई हैं, और उसमें सारे उनके जो परमाणु संस्थान है वो वहां पे छिपे हुए हैं। तो कितने आप बंकर बस्टर बम डालेंगे? जी। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, उसके लिए वहां पे उन्हें अपने सैनिक भेजना पड़ेगा, बिल्कुल। भेजने पड़ेंगे, और अमेरिका में इस बात के लिए कोई समर्थन नहीं है, और ना उनकी ये औकात है इस समय कि वो सैनिक भेज सके। और सर अफगानिस्तान, वियतनाम, इन सब जगहों पे तो उन्होंने सैनिक भेजा भी था, और फिर जब वापस आए तो फिर पता चला अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ चुका है। उनके मतलब आखिरी दिन निकलने से पहले तक वापस तालिबान पहुंच गया। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान का उदाहरण दें तो हास्यास्पद है कि आपने तालिबान को हटाया, बिल्कुल। $2-3 ट्रिलियन खर्च किए। किए, बिल्कुल। हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जी। उसमें अमेरिकी सैनिकों की भी मृत्यु हुई, बिल्कुल। और 20 साल पश्चात आपने तालिबान को दोबारा से सत्ता दे दी। बिल्कुल। बिल्कुल। अब यहाँ 12 दिन के युद्ध में आप $1 बिलियन रोज खर्च कर रहे हैं। अमेरिका के 3 सैनिक अड्डों पे, एक सऊदी अरेबिया में, एक यूएई में, और एक जॉर्डन में, ये जो इनके लगे हुए हैं उपकरण, जी जी जी। बचाव करने के लिए, थार्ड, उन पे ईरान ने आक्रमण किया मिसाइल से, और उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। रडार को तबाह कर दिया, बिल्कुल। वो 2-3 बिलियन का एक था। तो दोनों तरफ से क्षति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका की शक्ति ज्यादा कम है, ये बहुत शक्तिशाली देश है, किंतु अगर आप किसी राष्ट्र पे आक्रमण करते हैं तो उस राष्ट्र की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि अगर आपके आपसी मतभेद हैं तो वो भी आप भुला देते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र पर आक्रमण है। तो चाहे ईरान का बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस्लामिक गणराज्य का आलोचक है, वो भी ये नहीं कह सकते कि हम अमेरिका का स्वागत करते हैं। सिर्फ प्रवासी ईरानी लोग ही अमेरिका का स्वागत कर रहे हैं, इस आक्रमण का। तो सर इस युद्ध को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? फिर अगर मान लीजिए ठीक है, आप इस्लामिक शासन जो है ईरान का, उसको आप गिरा सकते नहीं, उसका अपना एक ढांचा है। मेरा भी यही मानना है कि उसका एक ढांचा है, वो काफी मजबूत है। हो सकता है कि आप आगे जाकर के कुछ और नेताओं को मार दे, बावजूद इसके वो ढांचा बना रहेगा और उसके एक नए नेता निकलते रहेंगे। तो फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि काफी ज्यादा लचीले हैं अपने मामले में, हो सकता है जैसे उन्होंने कल से कहना भी शुरू किया है कि अमेरिका जीत चुका है, तो ये जो एक विनिंग नैरेटिव फैला रहे हैं, हो सकता है कल या परसों अचानक वो आए, बोले कि हम जीत चुके हैं, और फिर वो युद्ध रोकने की घोषणा कर दें। क्या इतने भर से मामला बन जाएगा, या क्या इतना ही समझना चाहिए इसको? आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता ये व्यक्ति कल क्या करेगा। बिल्कुल। ऐसा तो लगता नहीं है कि ईरान आत्मसमर्पण कर देगा। जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो ये कहा गया था कि आपको पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। मैं यह निश्चित करूंगा कि आपका नया नेता कौन होगा, जैसे मैंने वेनेजुएला में किया था। वो हुआ नहीं, आपने उनके अधिनायक की हत्या कर दी। तो 12 दिन के अंतराल में आपने एक खमनेई को मारा, दूसरा खमनेई आ गया। बिल्कुल। समझ रहे हैं, जो अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान के एक प्रशासन को आपने सत्ता से च्युत कर दिया, और दूसरा सत्ता में 20 साल बाद वही तालिबान वापस आ गया। तो वहां पे ठीक है, आपने एक खमनेई को मारा, दूसरा खमनेई आ गया। उन्होंने जानबूझकर खमनेई नाम के व्यक्ति को अपना सुप्रीम लीडर चुना है,
ताकि ये एक संदेश है अमेरिका को। अगर आप विश्लेषण करें तो ये एक अमेरिका को एक भावनात्मक संदेश दिया जा रहा है इस्लामिक गणराज्य द्वारा कि आपने 86 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी, हमारे पास 56 साल का ये व्यक्ति है, ये अगले 30-35 साल तक इस्लामिक राज्य को चलाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वंशवाद की बात हो रही है, एक संदेश दिया जा रहा है कि कुछ बदला नहीं है, हम वो के वही के वही हैं। इसको समझने में लोगों को परेशानी होती है कि क्योंकि लोग भावनाओं में बह जाते हैं कि ये तो इस्लामिक राज्य है, ये है, वो है। लेकिन ये 2 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कूटनीति चल रही है, उसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो कभी जब अमेरिका की अर्थशक्ति अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी, इस युद्ध का अंत होगा और युद्ध का अंत करने के लिए अमेरिका ये घोषणा करेगा कि हम युद्ध जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कब होगा जी, इसका आंकलन कोई नहीं कर सकता। जी, अब मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि युद्ध उसी समय अंत हो जाएगा अगर ईरान के पास तुरंत मिसाइल खत्म हो जाए या अमेरिका के इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाए। जैसे ही खत्म होगा युद्ध खत्म हो जाएगा। खैर सर, मैं आऊंगा हरमुज जो तेल को लेकर के समस्या है, भारत में भी देख रहे हैं कि गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में कई तरह की नीतियां अपनाई गई हैं। बांग्लादेश परेशान है, या मलेशिया, मतलब साउथ एशियन देश है। इस बीच में ट्रंप आते हैं और कहते हैं, उनका ट्वीट होता है कि रिलायंस के साथ वो एक समझौता करते हैं तेल फैक्ट्री लगाने का, और फिर अमेरिका भारत को 1 महीने की इजाजत देता है, एक्सटेंड देता है कि आप रूस से तेल खरीदिए। मैं इन चीज को एक समझना चाहूंगा कि ये भी तो डबल स्टैंडर्ड है ना, कि आप 1 महीने पहले तक भारत पे 50% का, आपने 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा रखा था रूस से तेल खरीदने के लिए। अभी आप एक क्या कहते हैं, तानाश, मतलब लीडर भी नहीं कहिए, अब जो भी उसको कह सकते हैं कि आप आते हैं कि चलो भाई 1 महीने के लिए आप और तेल खरीद रहे हो, आप डिक्टेट कर रहे हैं एक तरह से। इस डबल स्टैंडर्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें मुझे तो कोई डबल स्टैंडर्ड, दो रुपया मापदंड नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी बिल्कुल। विश्व में और कोई सिद्धांत नहीं चला है, और ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि इसी सिद्धांत पे पूरी कूटनीति चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाकी बातें तो कहने की होती हैं, उनको चिकना चुपड़ा कर दिया जाता है ताकि वो आपको अच्छी लगे, लेकिन कोई इसमें नैतिक मूल मापदंड नहीं है, और ना ही रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी विश्व व्यवस्था तैयार की गई थी, उसको भंग किसने किया, कितनी बार किया, किसने युद्ध चलाए, किस कारणवश वो युद्ध आरंभ किए गए, कभी ना कोई नैतिक कारण दिया गया, लेकिन कारण और कुछ था। तो ये आपको चौंकना नहीं चाहिए कि ये दोहरा मापदंड आ रहा है। जी और अगर भारत एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र है, तो वो अपना निर्णय अपने आप लेगा कि किससे हमें तेल खरीदना है, कि उनको किसी से अनुमति नहीं प्रदान की आवश्यकता नहीं है। वो अब जो करना है भारत सरकार अपना करती रहेगी, और ये तो सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हाँ, हमने अनुमति दे दी। अरे आप होते कौन है अनुमति देने वाले? भारत सरकार तो वही करेगी जो भारत के लिए लाभदायक है। लेकिन सर, भारत में जो मैसेज जा रहा है वो यही जा रहा है कि वो जो अमेरिका डिक्टेट करता है हर घोषणा, मतलब भारत से घोषणा से पहले अमेरिका की तरफ से घोषणा आता है, जो आपने सुना भी होगा। लेकिन सर, मैं यहाँ पे एक दूसरी तरफ और ले जाना चाहूंगा। यूरोप में कतर जो है वो भी जो गैस सप्लाई करता है, जाहिर सी बात है उसके गैस सप्लाई पे अभी इसी युद्ध की वजह से रुक रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो और जब रसिया के साथ यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था और यूरोपीय देशों ने गैस सप्लाई कम खरीदनी शुरू कर दी थी, तो ये कतर से उन्होंने खरीदना शुरू किया। अब जब कतर के गैस सप्लाई पे रोक रही है, तो वापस यूरोप के पास फिर रूस के अलावा कोई और विकल्प बचता नहीं है। अब यूरोप क्या करेगा? फिर वो ज्ञान देगा नैतिकता के आधार पर, जाएगा रूस से तेल खरीदने के लिए। ये भी एक परिस्थिति बन रही है सर। देखिए, ये बहुत ही विकट परिस्थिति है अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, और इसमें जो कोई भी नैतिक सिद्धांत है वो अब काम नहीं करेंगे। बिल्कुल।
ये कोई नैतिक और ये जो स्थिति है ये हर रोज बदलती जा रही है। तो इसमें कौन सा देश क्या करेगा वो किसी नैतिक सिद्धांत के अनुसार नहीं करेगा, वो अपने अस्तित्व के लिए करेगा। जो इस्लामिक गणराज्य युद्ध कर रहा है वो अपने अस्तित्व के लिए कर रहा है, ये अस्तित्व का युद्ध है उनके लिए जी। और अगर आप यूरोपीय संघ की वो जो हैं प्रधान या अध्यक्षा हैं उर्सुला वेंडर लोयन, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वो अब रूल बेस्ड ऑर्डर के अनुसार काम नहीं करेंगे। 317 उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रूल बेस्ड ऑर्डर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे थे, अब वो नहीं करेंगे, वो अब अपने हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। तो ये सार्वजनिक है, ये साफ है कि हर राष्ट्र अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने हितों को की रक्षा करने के लिए, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। उसमें उस राष्ट्र को, चाहे कोई भी राष्ट्र को जो भी करना है वो करेगा, क्योंकि जब ये अस्तित्व की का प्रश्न हो जाता है तो आपके लिए जीना पहली बात है, नैतिक सिद्धांत नहीं जी। और यही होगा, क्योंकि ये विश्व युद्ध नहीं है, ये क्षेत्रीय युद्ध है, लेकिन इसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है और पड़ता रहेगा अगर ये युद्ध जारी रहा। और ऐसी संभावना है कि जिसको बोलते हैं मंदी, रिसेशन, वो आ जाएगा। अगर ये युद्ध 4 हफ्ते से ज्यादा चला तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा और उसको रोकने के लिए कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि वो अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उससे लगभग 200 मिलियन बैरल तेल, कच्चा तेल निकालेंगे ताकि जनता पर उतना प्रभाव ना पड़े। तो इसमें तो सिर्फ तेल की बात नहीं है, अगर आप खाड़ी के देशों को देखें तो उनके पास लगभग 7 दिन की सब्जियां, फल खाना बचा है। लोग अब वहां पे जो टैंकर होते हैं जो सप्लाईज को लेके आते हैं वो भी नहीं जा सकते, उन पे भी आक्रमण हो रहा है, तो उसका भी उन पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वायु से इतना सारा सामान नहीं भेज सकते, क्योंकि वो बहुत ही महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाता है।